दोस्तों वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में जो है इसमें हम पेमेंट डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेमेंट डिज़ाइन से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रेशर है, टायर प्रेशर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है और टायर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास अगर एक पेमेंट है, पेमेंट के ऊपर हमारा टायर जो है, ये हमारे पास टायर है, और टायर के अंदर जो प्रेशर होता है, जो टायर पेमेंट पे प्रेशर लगाता है, उसे कहते हैं टायर प्रेशर। और पेमेंट और इसके बीच में जो प्रेशर होता है उसे हम कॉन्टैक्ट प्रेशर कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टायर प्रेशर क्या होता है और कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है। तो टायर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द अपर लेयर ऑफ द पेमेंट। टायर प्रेशर किस पे इफेक्ट डालता है? अपर लेयर ऑफ पेमेंट पे टायर प्रेशर जो है वो इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए टायर प्रेशर जो है वो अपर लेयर ऑफ पेमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और कॉन्टैक्ट प्रेशर जो हमारे पास होता है वो बॉटम लेयर्स के लिए हमारे पास जरूर मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेसेस के लिए। मतलब कि टायर प्रेशर की वजह से जो है अपर लेयर में जो स्ट्रेसेस आते हैं वो टायर प्रेशर की वजह से आ जाते हैं, और लोअर लेयर्स में जो स्ट्रेसेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर की वजह से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है व्हील लोड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर कितना होता है, व्हील लोड कितना लग रहा है, व्हील लोड कितना लग रहा है अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया क्या है। तो ये होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक होता है व्हेन द टायर प्रेशर इज लो, अगर हमारे पास टायर प्रेशर जो है वो कॉन्टैक्ट प्रेशर से कम है। अगर टायर प्रेशर हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर से कम है, इन दिस केस टायर मटेरियल कम्स अंडर कंप्रेशन। तो टायर मटेरियल जो है कंप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास टायर प्रेशर है वो कांटेक्ट प्रेशर से कम है। मतलब कि टायर का मटेरियल जो है वो कंप्रेशन में आ जाएगा। ये अगर टायर का मटेरियल है ये कंप्रेस हो जाएगा जब हमारे पास टायर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कांटेक्ट प्रेशर ज़्यादा है टायर प्रेशर से तो टायर का मटेरियल जो है कंप्रेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन टायर प्रेशर इज हाई, जिस वक्त टायर प्रेशर जो है वो हाई होगा, इन दिस केस टायर मटेरियल कम्स अंडर टेंशन। तो यहाँ पर टायर का मटेरियल जो है वो टेंशन में आ जाएगा। टायर का मटेरियल जो है वो टेंशन में आ जाएगा अगर हमारे पास टायर प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब कि टायर प्रेशर टी फॉर टायर, टी फॉर टेंशन। टायर प्रेशर ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा, और टायर प्रेशर कम होगा तो टेंशन कंप्रेशन होगा, तो उल्टा होगा, मतलब कि कंप्रेशन होगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है। रिजिडिटी फैक्टर हमारा होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर जो होता है वो हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर होता है। फॉर डिज़ाइन कॉन्टैक्ट प्रेशर इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम डिज़ाइन के लिए जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर की वैल्यू जो है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो टायर प्रेशर जो होता है वो डिज़ाइन के लिए हम 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 0.7 मेगा पास्कल या फिर 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो सकता है। तो ये टायर प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखनी है। डिज़ाइन पर्पज़ के लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर या टायर प्रेशर की वैल्यू जो है वो हम 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं रिजिडिटी फैक्टर के बेसिस पे हमारे पास दो तीन टाइप के केसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजिडिटी फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर भी 7 है और टायर प्रेशर भी 7 है तो हमारा रिजिडिटी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रेशर भी 7 और टायर प्रेशर भी 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रिजिडिटी फैक्टर हमारा 1 होगा। अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा होगा टायर प्रेशर से तो रिजिडिटी फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। रिजिडिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 व्हेन कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन 7 एंड टायर प्रेशर इज लेस देन 7। ऐसे ही हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर जो है वो 7 से कम होगा और टायर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर कम है और टायर प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल कंटेक्ट मतलब कि ये देख सकते हैं आप, ये हमारा टायर है और ये जो है पेवमेंट है। तो पेवमेंट और टायर जो है वो किस एरिया, मतलब कि इसका एरिया कौन सा एरिया जो है वो टच करता है
टायर का कौन सा एरिया जो है पेमेंट को टच करता है। अगर हम एक्चुअल में देखें, एक्चुअल में या तो ये एरिया होता है रेक्टेंगुलर या इलिप्टिकल। ये चीज आपको याद रखनी है कि एरिया ऑफ टायर जो है, टायर का एरिया जो है वो जो कांटेक्ट करता है हमारे पेवमेंट के साथ, तो वो रेक्टेंगुलर हो सकता है या इलिप्टिकल हो सकता है एक्चुअल में। लेकिन हम डिजाइन के लिए क्या लेते हैं, हम एरिया ऑफ व्हील जो है उसे सर्कुलर कंसिडर करते हैं। मतलब कि हम देखते हैं एक्चुअल जो है टायर का, अगर ये मैं पेवमेंट दिखा रहा हूं और यहां पर एक टायर है, टायर एक्चुअल में या तो टच ऐसे करेगा या फिर टच ऐसे करेगा, तो ये हुआ रेक्टेंगुलर और ये हुआ इलिप्टिकल। अब देखते हैं हम डिजाइन पर्पज के लिए क्या देखते हैं। डिजाइन पर्पज के लिए अगर हम देखते हैं कि टायर हमारा यहां पर टच किया, तो हम मान के चलते हैं कि ये सर्कुलर एरिया से टच करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं, वो हम सर्कुलर कंसिडर करते हैं डिजाइन पर्पज के लिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो कुछ वैल्यूज है ये आपको याद रखनी है। मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड जो है हाईवेज के लिए वो 8170 kg होता है, या 18,000 पाउंड इसे कह सकते हैं, या फिर 8.17 टन कहते हैं। तो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड आपको याद रखना है 8170 kg। तो टन में आप खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। और लोड ओवर वन व्हील, अगर हमें वन व्हील के ऊपर लोड देखना है तो वो होता है 4085 kg, मतलब कि इसका हाफ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड 8170 kg, लोड ओवर वन व्हील जो है 4085 kg के इक्वल आ जाएगा। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड ऑफ द हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड जो है होता है वो 10.2 टन होता है। तो ये भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और आपको तो बोसनिक्स इक्वेशन पता ही होगी। बोसनिक्स ने कहा था कि अगर हमें लोड कोई लग रहा है हमारे पास, पी लोड अगर हमारे पास लग रहा है, तो हमें किसी डेप्थ जेड पे देखना है कि स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो बोसनिक ने इक्वेशन दी थी P इंटू 1 माइनस जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स में स्ट्रेस वाला चैप्टर देखा होगा तो वहां पर आपने ये रिलेशन देखी होगी। तो ये बोसनिक्स इक्वेशन है जिसे हम निकाल सकते हैं कि स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेस कितना लग रहा है, ये सिग्मा जेड इसी को डिनोट करता है। तो P होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया हम निकाल सकते हैं। ए होता है रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया मैंने आपको अभी बताया कि सर्कुलर एरिया हम कंसिडर करते हैं। ए इज रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। जेड इज द डेप्थ ऑफ द जेड इज द डेप्थ इन द सॉइल, मतलब कि सॉइल के अंदर कितने डेप्थ पे हम जो है स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड is the single wheel load having the same contact pressure which produce the same value of maximum stress, deflection, tensile at the location to that resulting from the multiple wheel loads at the same location। मतलब क्या है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, अगर हमारे पास 1 2 3 4 टायर्स है, हम इन 4 टायर्स को एक ही टायर मान के चलते हैं। जितना मतलब कि इससे डिफ्लेक्शन हो सकता है एक एरिया पे, उतना ही मान के चलते हैं कि इस सिंगल व्हील लोड से उतनी ही डिफ्लेक्शन, उतनी ही स्ट्रेस, उतने ही वैल्यूज या डिफ्लेक्शन वाली वैल्यूज आ सकती है। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। मतलब कि हम डिफरेंट व्हील्स को एक मान के चलते हैं, तो उसकी वजह से देखते हैं कि स्ट्रेसेस वगैरह क्या आएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेलेंसी कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द इक्वल स्ट्रेसेस। कॉन्टैक्ट एरिया इज सर्कुलर, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इन्फ्लुएंस एंगल इज 45 डिग्री। इन्फ्लुएंस एंगल क्या होता है, मतलब कि ये एक टायर है हमारा और ये दूसरा टायर है, तो यहाँ पर ये जो एंगल जो है इन्फ्लुएंस एंगल, मतलब कि कितने एरिया को ये टायर का वेट जो है कितने एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा, ये हमने 45 डिग्री मान के चला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 डिग्री। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्फ्लुएंस एंगल जो है वो 45 हम मान के चलते हैं। सॉइल मीडियम इज इलास्टिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसमें एजम्पशन एक लेते हैं, सॉइल मीडियम जो है वो इलास्टिक है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रॉपिक है। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी है। ये हमारे पास 2 टायर है,
ये हमारे पास दो टायर है। इनमें से जो लोड लग रहा होगा वो ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्फ्लुएंस एंगल 45 डिग्री पे ये लोड ऐसे होगा। और डी होता है कि मतलब कि इनर टू इनर जो डायमेंशन है उसे हम डी लेकर चलते हैं, मतलब कि दो टायर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्लियर डिस्टेंस इसे कहेंगे। और हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो एस है। एक टायर से दूसरे टायर तक जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो एस है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जब हम इन दो को एक्सटेंड करते हैं 45 डिग्री पर, जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डी बाई टू तक हमारे पास जो है वो लोड पी एक्ट करता है। मतलब कि अगर हम यहां से, ये हमारा डी है, ये हमारा डी है, इसका हाफ जब हम लेते हैं यहां तक, तो यहां तक लोड जो है वो पी एक्ट कर रहा होता है। ये पी और ये पी। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर स्पेसिंग दो व्हील्स के बीच में डी बाई टू होती है तो लोड कितना एक्ट कर रहा है, तो पी आपको याद रखना है। और जब हमारे पास डेप्थ जो है वो 2s के इक्वल आ जाएगी, 2s, ये हमारा s है सेंटर टू सेंटर, 2s के इक्वल जब डिस्टेंस हमारी होती है तो हमारा लोड जो है वो 2p एक्ट करता है। तो यहां पर स्ट्रेस जो है वो एक ही लाइन पे आ जाते हैं 2p के इक्वल। तो यहां पर अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ से हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हमारा डिस्टेंस जो है वो डी बाई टू था, जब हमारा डिस्टेंस डी बाई टू था तो हमारे पास लोड जो लग रहा था वो पी लग रहा था। और जब हमारे पास डिस्टेंस डेप्थ जो है वो 2s के इक्वल हो गई, जब हमारी डिस्टेंस 2s के इक्वल हो गई तो हमारा ये वैल्यू जो है वो 2p के इक्वल आ गया। तो इस ग्राफ को यूज करके हम किसी भी डेप्थ पे जो है लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी है स्पेसिंग बिटवीन द इनर वॉल्स ऑफ द टायर, और एस है स्पेसिंग बिटवीन सेंटर टू सेंटर। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड अप टू डेप्थ डी बाई टू डेप्थ तक हमारे पास अगर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड देखना है तो वो होता है पी के इक्वल और एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब इसका अलग से पी एक्ट करेगा और इसका अलग से पी एक्ट करेगा। तो इसी के साथ इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड एट 2s डेप्थ पे हमारे पास जो है वो लोड कितना होगा, वो 2p के इक्वल होगा। और इसमें ये ओवरलैपिंग रीजन भी आ जाएगा। तो इसी बेस पे इस ग्राफ को देखकर हम किसी भी डेप्थ के लिए जो है लोड की वैल्यू, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एट डेप्थ डी बाई टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू द टू टायर्स ओवरलैप। मतलब कि डी बाई टू डेप्थ पे ये ओवरलैप करना शुरू कर देता है। जब हम इस और इस लोड का देखते हैं तो ये ओवरलैप करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है ये भी डिजाइन का ही एक कॉन्सेप्ट है। ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बेस पे हम देखते हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड ग्रेन साइज, इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है वो बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको ये रिलेशन याद रखनी है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो होती है 0.2a 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर A, B और C, D क्या है, तो ये हम देखते हैं। पहले आपको ये याद रखना है P होता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ फाइनेंस पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कितना परसेंटेज जो है अगर हमने इसमें मटेरियल डाला तो कितना 75 माइक्रोन सीव से पास हुआ। ये होता है हमारे पास P। तो A होता है P माइनस 35, A होता है P माइनस 35, मतलब कि कितना परसेंट पास हुआ। ये अगर फॉर एग्जांपल 80% पास हुआ तो हमारे पास जो है ये हो गया 80 माइनस 35, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू जो है 40%, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और B की वैल्यू जो है P माइनस 15 होती है और ये भी जो है 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। C की वैल्यू जो है वो लिक्विड लिमिट माइनस 40 के इक्वल होती है। और D की वैल्यू जो होती है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 के इक्वल होती है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि ये P होता है परसेंटेज ऑफ फाइनेंस पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, A होता है P माइनस 35, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
बी होता है P-15, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सी होता है लिक्विड लिमिट -40, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10, तो इसकी वैल्यू जो है 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40-40, 20-20। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट है होता है, आपको पता ही है, आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू जो होती है, अब ये ग्रुप इंडेक्स में ये वैल्यूज हमने निकाल ली, फिर इसमें डाल दी, तो यहाँ पर हमारे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 20 के बीच में लाई करती है। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 to 20 के बीच में लाई करती है। हायर ग्रुप इंडेक्स वैल्यूज पुअर इज द सॉइल, मतलब क्या हमारे पास जो 20 जिसका ग्रुप इंडेक्स आएगा वो सबसे पुअर सॉइल होगी, और जिसका ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी वो सबसे अच्छी सॉइल होगी पेमेंट के लिए। तो हायर द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू पुअर इज द सॉइल, मतलब कि जितना वैल्यू ग्रुप इंडेक्स वैल्यू हाई होता है उतना हमारे पास सॉइल जो है वो लेस क्वालिटी की होती है, एंड मोर थिकनेस ऑफ द पेमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जितना हमारे पास जो है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना हमें जो है थिकनेस ऑफ द पेमेंट ज़्यादा करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 1 अगर हमारी वैल्यू है ग्रुप इंडेक्स की तो उसे हम गुड सॉइल कहते हैं, 2 to 4 फेयर सॉइल, 5 to 9 पुअर सॉइल, 10 to 20 जो होती है उसे हम वेरी पुअर सॉइल कहते हैं। तो लिमिटेशन क्या होती है इसकी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू की, लिमिटेशन यह है क्वालिटी ऑफ द पेमेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल नहीं लेते हैं। सेम थिकनेस इज प्रोवाइडेड इवन इफ द बेटर क्वालिटी मटेरियल इज यूज्ड इन द पेमेंट, अगर हम बेटर क्वालिटी का मटेरियल भी लेते हैं तो फिर भी हमें जो है थिकनेस की वैल्यू वही प्रोवाइड करनी होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है ग्रुप इंडेक्स मेथड की। आई होप कि ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारे पास एक और मेथड है जो कि मेंशन किया गया है हमारे पास सिलेबस में। तो सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो है CBR मेथड। तो CBR टेस्ट जो है वो मैं आपको बता दिया है कि CBR वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। CBR की वैल्यू जो होती है, हम एक मोल्ड में सॉइल लेते हैं, उसे कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर हम एक प्लंजर लगाते हैं यहाँ पर, फिर हम देखते हैं 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितनी वैल्यू आ गई, और 5 mm पेनिट्रेशन पे कितनी लोड की वैल्यू आ गई, तो वो हमने देखा। फिर हम CBR 2.5 देखते हैं, फिर CBR 5 की वैल्यू देखते हैं। ये होता है लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड, ये भी होता है हमारे पास लोड कितना आया 5 mm पेनिट्रेशन पे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड। तो ये चीज़ें आपको पता ही है, आपने देखा होगा जब हम सॉइल के टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ है। तो हम उस CBR वैल्यू को अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और हम थिकनेस ऑफ द पेमेंट निकालते हैं CBR मेथड से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि थिकनेस इन सेंटीमीटर्स होती है, अंडर रूट ये वाला फार्मूला जो है आपको अच्छी तरह याद करना है। थिकनेस ऑफ द पेमेंट मुझे लगता है डायरेक्टली फार्मूला यही फार्मूला पूछा जाएगा वहाँ पर। थिकनेस ऑफ द पेमेंट जो होता है 1.75 P अपॉन CBR वैल्यू माइनस P अपॉन पाई P, ये स्मॉल p है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये P जो होता है ये व्हील लोड इन kg होता है, ये कैपिटल P जो है तो ये हमारे पास व्हील लोड इन केजीज होता है, और स्मॉल p जो है ये वाला p तो ये है टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट प्रेशर इन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p अपॉन पाई p की वैल्यू जो है इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास p अपॉन पाई p की वैल्यू होती है p अपॉन पाई p, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई। p होता है स्ट्रेस, p होता है टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर, तो इसे हम लिख सकते हैं ना लोड अपॉन एरिया, ऐसे लिख सकते हैं लोड अपॉन एरिया, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो लोड अपॉन एरिया ही होगा। तो हम ऐसे, ये भी टायर लोड है, टायर से कितना लोड आ रहा है, और ये भी टायर से कितना लोड आ रहा है, तो इसे हम कट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगी ए हमारा ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई पाई, तो ए अपॉन पाई हो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। और हम इसी वैल्यू को, ये एरिया कंटैक्ट एरिया है, कंटैक्ट एरिया ऑफ द टायर मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंटैक्ट एरिया ऑफ टायर जो है वो हम सर्कुलर लेते हैं, तो सर्कुलर के लिए हमारे पास एरिया होता है पाई ए स्क्वायर। इस एरिया को हम पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द टायर पाई ए स्क्वायर के इक्वल होता है, और हम पाई लिख सकते हैं इसको, पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर
ए क्या होता है, रेडियस ऑफ द टायर, रेडियस ऑफ द टायर इसे कह सकते हैं, या रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। तो हमारे पास पी बाई पाई पी स्मॉल पी की वैल्यू जो है ए स्क्वायर के इक्वल आ सकती है। तो यहां पर अगर हम इस रिलेशन में पी बाई पाई पी की जगह ए स्क्वायर रखेंगे तो हमारे पास थिकनेस इन सेंटीमीटर्स ऑफ पेवमेंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1.75 डिवाइड बाय सी बी आर पी माइनस पी बाई पाई पी की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए जो होता है, ए होता है रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ टायर। तो ये हमारे पास है सीबीआर मेथड से थिकनेस ऑफ द पेवमेंट निकालने का फार्मूला। तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस भी होती है कुछ, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यहाँ पे पर भी कंसिडर नहीं किया जाता है, और ये रिलेशन जो है ये वैलिड नहीं होती है सीबीआर ग्रेटर देन 12 के लिए। तो ये रिलेशन जो है वैलिड नहीं होती है अगर हमारे पास सीबीआर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 12% है। तो ये है हमारे पास सीबीआर मेथड। तो हमने डिजाइन ऑफ पेमेंट्स जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास हिल रोड्स का रह जाता है, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जो है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का कंप्लीट हो गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो हम देखेंगे अगर उसके बारे में भी कुछ मिला हमें तो हम वो भी पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।